बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 158 मुलाहज़ा फरमाएं। मैं बहुत मोहतात अंदाज में दीवार के साथ सिरकता रहा। आगे एक जगह इमारत का एक हिस्सा 4-5 फुट आगे को निकला हुआ था। उसकी वजह से मुझे कुछ छाड़ मिल गई। साधु ने सिगरेट का खत्म हुआ टुकड़ा एक तरफ उछाल दिया और थैले में से एक चिपटी सी बोतल निकाली और उसका ढकना खोलकर मुंह से बोतल लगा ली। मैंने दिली दिल में उसे एक गंदी गाली निकाली और उस साड़ से निकलकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक पत्थर मेरे पैर से टकरा कर लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। खामोशी में पत्थर के लुढ़कने की आवाज खासी बुलंद थी। साधु उछल कर खड़ा हो गया। मैं तेजी से पीछे हटकर दोबारा आड़ में आ गया। साधु ने बोतल जमीन पर रख दी और अब उसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकालने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। वो पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। पत्थर लुढ़कने की आवाज से इस तरफ किसी की मौजूदगी का शुबा हो गया था और मैं भी उसका इस्तकबाल करने को तैयार था। वो दबे कदमों चलता हुआ जैसे ही इमारत के बड़े हुए हिस्से से आगे निकला, मैंने उस पर छलांग लगा दी। सबसे पहले मेरे पाँव की ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल हवा में उछलता हुआ दूर पत्थरों में जा गिरा। साधु के मुंह से करा निकल गई। उसने संभलने की कोशिश की लेकिन मेरा जोरदार घुंसा उसकी गर्दन पर लगा और वो लड़खड़ा कर रह गया। लेकिन इस मर्तबा उसने संभलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। साधु किसी बुलडोजर की तरह मुझसे टकराया। मैं अगरचे उसकी तरफ से किसी मुमकिन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन इस जोरदार तसादम से अपने आप को संभाल ना सका और वो मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मेरी पूंछ दीवार से टिकी हुई थी और वो बुलडोजर की तरह मुझे दबा रहा था। मुझे सीने में सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की मगर वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था और फिर उसने दोनों हाथ फैलाकर दोनों तरफ से मेरे सर पर दे मारे। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। साधु ने घुराते हुए एक बार फिर दोनों हाथ उठाए। ये जरब पहले से ज्यादा जोरदार थी। लगता था जैसे उसके दोनों हाथों के बीच में मेरी खोपड़ी पुचक गई हो। मैं सर को जोर से झटके देने लगा। तीसरी मर्तबा साधु ने यही अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैंने उसके दोनों हाथ कलाइयों पर से पकड़ लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाने लगा। उस कम वक्त में गेंडे की तरह ताकत भरी हुई थी। उसके बाजुओं को मोड़ने में मुझे दांतों पसीना आ गया। उसके साथ ही मैंने उसकी टांगों के बीच में घुटने से जरब लगा दी। मेरा यह अरबा कारगर साबित हुआ। उसने अपनी जगह से हरकत की तो मुझे भी उसके दबाव से निकलने का मौका मिल गया और फिर मैंने उसके मटके जैसी तोंद पर घुंसों की बारिश कर दी, लेकिन लगता था जैसे उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। मैं उसे छोड़कर अलग हट गया। वो चंद फुट दूर हटकर हवा में उछला। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी और वो कराता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। मैंने संभलकर उस पर छलांग लगाई लेकिन वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। अगर दोनों हथेलियां जमीन पर ना टिका देता तो मेरे दांत टूट जाते। साधु भारी भरकम होने के बावजूद बहुत फुर्तीला साबित हुआ था। उसने बड़ी तेजी से पलटकर मुझे दबोच लिया। मैंने अपना हाथ मोड़कर बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया और उसे दबाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने लगा और बिलाकर अपने ऊपर से हटाने में उसे कामयाब हो गया और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मेरी ठोकरें उसके जिस्म के हर हिस्से पर पड़ रही थी और फिर मैंने उसकी गर्दन गिरफ्त में ले ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि सारी रात इससे गुथम गुथा होता रहता। मैं दोनों हाथों के अंगूठों से उसके कानों के पीछे मखसूस नसें मसलता रहा और फिर उसकी गर्दन ढुलक गई। उसे बेहोश करने में मुझे दांतों पसीना आ गया था। मैं उसे घसीटता हुआ आड़ में ले गया। उसे घसीटते हुए भी मेरा सांस बेरब्त हो गया था। कमबख्त मुर्दा सांड से भी ज्यादा भारी था। मैंने उसका लिबास उतार दिया जो जर्द रंग की धोती और चादर पर मुश्तमिल था। धोती के नीचे उसने चड्डी पहन रखी थी। मैंने धोती अपने जिस्म पर लपेटी और चादर भी ऊपर इस तरह डाली कि मेरा अपना लिबास छुप गया। मैंने अपना पिस्तौल निकाली और दबे कदमों मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उस साधु के बारे में मुझे यकीन था कि आधे घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। मैंने मरकजी दरवाजे के एक सतून की आड़ से झांक कर देखा और फिर दबे कदमों चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यहाँ बहुत हल्की सी रोशनी थी। ये रोशनी दरअसल दाईं तरफ वाली रायदारी से यहाँ तक पहुँच रही थी। मैं बस में चबूतरे के करीब से गुजरकर एक स्टोन की आड़ में जाना चाहता था कि एक गुर्राहट मेरी समाज से टकराई। अपनी जगह से हरकत मत करना, हाथ ऊपर उठा लो। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल की नाल अपनी पुश्त पर चुभती हुई महसूस की। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ये मैं हूँ ठाकुर, गोली मत चलाना। मैंने हाथ उठाने की बजाय सरगोशी में जवाब दिया। एक तो मैंने ठाकुर बहादुर सिंह की आवाज पहचान ली और दूसरे फौरन ही मेरे ذहन में यह ख्याल आया कि मैंने किसी साधु की तरह पीली धोती बांध रखी थी और ऊपर भी पीली चादर ओढ़े हुए था। इस लिबास में तो मैं कोई पंडित या पुजारी ही लगता था। कोई पंडित मुझ पर पिस्तौल नहीं उठा सकता था, अलबत्ता ठाकुर धोखा खा सकता था और ऐसा ही हुआ था। ओह तुम! ठाकुर के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसने पिस्तौल हटा लिया। तुम यहीं रुको, मैं उस तरफ देखता हूँ। मैं आगे बढ़कर एक स्टोन की आड़ में खड़ा हो गया। ठाकुर रायदारी की तरफ बढ़ गया। उस स्टोन की आड़ से भी रायदारी नजर आ रही थी जहां आखिर में दीवार में लगी हुई एक मशल जल रही थी और ये रोशनी उसी की थी। मशल में गालबन चर्बी या कोई और बदबूदार रोगन इस्तेमाल किया गया था जिसके जलने की बू फजा में फैली हुई थी। ठाकुर बहादुर सिंह उस रायदारी में दबे कदमों चलता हुआ एक दरवाजे के करीब रुका और फिर अंदर दाखिल हो गया। मैं सतून की आड़ में खड़ा उसके बाहर आने या अंदर किसी आवाज का मुंतजिर रहा।
लेकिन ना तो ठाकुर बाहर आया और ना ही किसी किस्म की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर दौड़ता उस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ से ये दोनों बरामद हुए थे। कमरे का मंजर खासा सनसनीखेज था। एक दीवार के साथ मशल जल रही थी और दो अट्टे कट्टे पंडित ठाकुर भानु सिंह से गुथम गुथा थे। ठाकुर की टांग से खून बह रहा था, लेकिन वो डटकर उनका मुकाबला कर रहा था। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ा और आगे बढ़कर दस्ते की जोरदार जरब एक पंडित के गंजे सर पर रसीद कर दी। गंजे सर पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। वो भयानक अंदाज में चीखता हुआ ढेर हो गया। दूसरे पंडित को ठाकुर ने एक तरफ उछाल दिया। वो भी चीखता हुआ दरवाजे के करीब गिरा और फिर दूसरे ही लम्हे उसने उठकर दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। मैं उसके पीछे लपका और उसी लम्हे मुझे ठाकुर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, इसे जाने दो हिम्मत सिंह, उस तरफ वो तय खाने में है। इसे जाने दो हिम्मत सिंह, इस तरफ वो तय खाने में है। मैं एकदम वापस पलट आया। वो पंडित दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर चला गया और उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। यह कमरा बहुत बड़ा था और एक कोने में फर्श में खासा खला नजर आ रहा था। इसके करीबी कंक्रीट का एक स्लेब भी पड़ा हुआ था। मुझे ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मीटिंग या तो तय खाने में थी या वो लोग इसी कमरे में थे और गड़बड़ शुरू होते ही कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए तय खाने में उतर गए थे। और ये मैं भी समझ गया था कि तय खाने में कोई ऐसा खुफिया रास्ता जरूर होगा जिससे किसी खुफिया जगह पर पहुंचा जा सके। ठाकुर भानु सिंह ने दीवार में लगी हुई मशल निकाली और एक तरफ फर्श पर पड़ा हुआ पिस्तौल भी उठा लिया। तय खाना काफी कुशादा था। एक दरवाजा दाईं तरफ और एक बाईं तरफ की दीवार में नजर आ रहा था। दाईं तरफ का दरवाजा बंद था, अलबत्ता बाईं तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। उस तरफ ठाकुर ये कहते हुए खुले दरवाजे की तरफ लपका। ये कुशादा सुरंग थी। हम दोनों सुरंग में दौड़ते रहे। तकरीबन 50 गज आगे जाकर सुरंग बाईं तरफ मुड़ गई। यहाँ से आगे सुरंग किसी कदर तंग थी। इस रायदारी के आखिर में एक लम्हे को रोशनी नजर आई, फिर गायब हो गई। वो उसी तरफ गए हैं, भागो, ठाकुर चीखा। ठाकुर की टांग जख्मी थी जिससे खून रिस रहा था, लेकिन वो मुझसे आगे आगे दौड़ रहा था। ये सुरंग भी तकरीबन 50 गज लंबी थी। इसके आखिर में रोशनी नजर आई। वो 3 आदमी थे, जिनमें से एक ने मशल उठा रखी थी। वो हमसे तकरीबन 40 गज के फासले पर आगे थे। ठाकुर ने गोली चला दी। तवील सुरंग फायर की बात गज से गूंज उठी, लेकिन इसके सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। वो तीनों आदमी मोड़ घूमकर हमारी नजरों से गायब हो चुके थे। अलबत्ता उस तरफ रोशनी बदसूर दिखाई दे रही थी और जब हम दौड़ते हुए सुरंग के उस मोड़ पर पहुंचे तो ठिठक कर रुक गए। वो तीनों गायब हो चुके थे। ताजा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया तो मुझे समझने में देर न लगी कि इस तरफ बाहर निकलने का कोई रास्ता है। हम दोनों दौड़ते उस जगह पहुंच गए जहां वो तीनों गायब हुए थे। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इस तरफ एक तंग सी दरार थी जिससे ताजा हवा अंदर आ रही थी। मैं ठाकुर से पहले उस दरार में घुस गया और दीवारों से रगड़ खाता हुआ आगे निकलता चला गया। इस तंग सी दरार का इख्तिताम उस अमूदी ढुलान पर हुआ था जिस पर चढ़कर हम ऊपर आए थे। इस दरार के आसपास कांटेदार घनी झाड़ियां थी। इससे आगे अमूदी ढुलान थी और 3 इंसानी हेवले उस ढुलान पर बड़ी तेजी से फिसलते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में मशल थी जो अब तक जल रही थी और फिर यूं लगा जैसे वो मशल उसके हाथ से छूट गई हो। अब वो खुद फिसलने की बजाय लुढ़क रहा था। छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने का शोर भी सुनाई दे रहा था। ठाकुर भानु सिंह भी दरार से निकलकर मेरे करीब खड़ा हो गया। उसके बाएं हाथ में मशल थी और दाएं हाथ में पिस्तौल। चंद सेकंड बाद ही पहाड़ियां फायर की आवाज से गूंज उठी। तकरीबन 100 गज नीचे एक शोला सा लपका और गोली हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। ठाकुर ने भी नीचे की तरफ पे दर पे 2 फायर कर दिए और मशल एक तरफ फेंकते हुए चीखा, उनके पीछे चलो, भागने ना पाए। अमूदी ढुलान पर खड़े होकर उतरने की कोशिश करना या दौड़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े छलांग लगा दी। मेरे पैर ढुलान पर टिके और मैं तेजी से नीचे फिसलता चला गया। ये पहाड़ी भुरभुरी थी। मेरे साथ मिट्टी और हजारों की तादाद में छोटे छोटे पत्थर भी फिसल रहे थे। मुझसे चंद गज दूर ठाकुर भी इसी तरह फिसला आ रहा था। तकरीबन 300 गज नीचे आकर मैं झाड़ियों में उलझ कर रुक गया और फिर दूसरे हील में अपने बाईं जानिब चंद गज फासले पर किसी के कराने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और फिर मैं झाड़ियों का सहारा लेता हुआ तेजी से उस तरफ पहुंच गया। वो उन पंडितों में से एक था जो भागने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी एक टांग पकड़ा करा रहा था। इसी दौरान में ठाकुर भी फिसलता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। तुम इसे संभालो, मैं उन लोगों को देखता हूँ, ठाकुर ये कहते हुए फिर ढुलान पर फिसलने लगा। उस पंडित ने धोती और कुर्ता पहन रखा था। ढुलान पर लुढ़कने और कलाबाजियां खाने से धोती खुलकर रास्ते ही में किसी जगह झाड़ियों में उलझ कर रह गई थी। मैंने उसकी टांग पर हाथ रखा तो वो चीख उठा। उसका घुटना मुड़ गया था। ये गनीमत था कि कलाबाजियां खाने से उसकी गर्दन नहीं टूटी थी। मैंने एक हाथ से उसके घुटने से जरा ऊपर टांग पर रखा और दूसरे हाथ से उसकी पिंडली को पकड़कर हल्का सा झटका दिया। वो चीख उठा। मैंने दूसरा झटका दिया। इस मर्तबा उसकी चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी, लेकिन वो बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। उसके घुटने का जोड़ अपनी जगह पर बैठ गया था। पहाड़ी पर काफी नीचे फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। ठाकुर की उन 2 आदमियों से ठन गई थी। पंडित जी, मैंने अपने करीब बैठे हुए पंडित को मुखातिब करते हुए कहा, आराम कर लिया हो तो अब नीचे की तरफ। मूर्ख, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर धर्म वीरों को परेशान करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो बोला। उसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। कष्ट तो मैं पहले ही उठा रहा हूँ, परंतु अपने बारे में सोचो, मैंने जवाब दिया। अभी तुम्हारी धोती उतरी है, यहाँ अंधेरे में कोई देख भी नहीं रहा।
मैं तुम्हारा कुर्ता भी उतार दूंगा और तुम्हें घसीटते हुए बाजार में ले जाऊंगा। वहां चीख चीख कर तुम लोगों को बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। फिर एक और बात समझ लो, तुम जो कुछ भी कहोगे लोग अब तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। अब क्या इरादा है, खुद से चलोगे या मैं? चलता हूँ। वो कराता उठ कर खड़ा हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम आहिस्ता आहिस्ता ढुलान पर उतरने लगे। वो होले होले लगड़ा रहा था और उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें भी खारिज हो रही थी। आगे ढुलान बदतदरीज कम होती जा रही थी। हमसे तकरीबन 100 गज आगे भाग दौड़ की आवाजें सुनाई दी और फिर फायरिंग होने लगी। 2 मुख्तलिफ समतों से 5-6 फायर हुए थे और फिर खामोशी छा गई। तकरीबन 100 गज मजीद आगे जाकर मैं रुक गया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। ठाकुर, कहाँ हो तुम? मैंने जोर से पुकारा। यहाँ हूँ, इस तरफ। जवाब में नीचे कदरे दाईं तरफ से आवाज सुनाई थी। मैं पंडित का हाथ पकड़े उस तरफ चलने लगा और कुछ ही देर बाद हम ठाकुर के करीब पहुंच गए, जो अपनी टांग पकड़े एक पत्थर पर बैठा हुआ था। क्या हुआ? मैंने पूछा। भाग गए साले हरामी, ठाकुर ने जवाब दिया। उनमें एक तो बलवंत सिंह था, वो हरामी यहाँ मेरे काबू में आ गया था लेकिन फिर भाग निकला। दूसरा उससे पहले ही दूसरी तरफ निकल गया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इसे गाड़ी की तरफ लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। वो उस तरफ जहाँ सुर्ख बत्ती जल रही है, गाड़ी उसी तरफ है। तुम चलते रहो, मैं भी पहुंचता हूँ और इसका ख्याल रखना। भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना साले को। यह भागने के काबिल नहीं रहा, मैंने जवाब दिया और पंडित का हाथ पकड़कर चलने लगा। तकरीबन 200 गज का फासला तय करके पंडित रुक गया। अब ना चला जावे अब मूर्ख, वो कराते हुए बोला। घोड़े में पीड़ होवे थे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारे गोडे में पीड़ हुई तो मैं तुम्हारा गोडा ही तोड़ दूंगा। पंडित एक पत्थर पर बैठ गया। उसने कुर्ते के दामन को नीचे की तरफ दबा लिया था। 2-3 मिनट बाद ठाकुर भी लंगड़ाता हुआ पहुंच गया और हम फिर आगे चल पड़े। गाड़ी के पास पहुंचकर ठाकुर ने जेब से चाबी निकालकर मुझे दे दी। तुम ड्राइव करो, वो बोला। मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जा सकेगी, पिंडली में गोली लगी है। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ के और पिछला दरवाजा खोलने के साथ ही अंदर की बत्ती भी जला दी। ठाकुर ने पहले पंडित को अंदर धकेला और फिर खुद अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। वैन स्टार्ट करते हुए मेरी नजरें सामने लगे हुए आईने की तरफ उठ गई और मैं तेजी से पीछे घूम गया। वो पंडित हरिराम था, रामगढ़ झील वाले मंदिर का पुरोहित। कैसे हो पंडित जी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह तुम? पंडित हरिराम का चेहरा धुआं हो गया। पहचान लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब आए ना तुम काबू में। बहुत शोर मचा रखा था तुमने, बहुत चर्चा कर रहे थे मुसलमान आदमी हिंदू नारी की दोस्ती का। अब तुम अपनी जबान से लोगों को बताओगे कि उस रात मंदिर में क्या हुआ था। अब तुम गाड़ी चलाओ हिम्मत सिंह, इससे हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, ठाकुर ने कहा। हिम्मत सिंह? पंडित हरिराम चौंक गया। ओ ये मुसलमान है, इसने एक हिंदू नारी के साथ मंदिर की पवित्रता को। ठाकुर ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी गंदी जबान बंद रखो, वो गुर्राया। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। पंडित चीख उठा। थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोरदार था। उसके फूले हुए गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए थे। कहाँ चलना है ठाकुर? मैंने गाड़ी को एक हल्के से झटके से आगे बढ़ाते हुए पूछा। कांटी चंदन मार की तरफ ले चलो, रास्ते का पता चल जाएगा, ठाकुर ने कहा। ये सीधी सड़क है, किसी तरफ नहीं मुड़ना, शहर के बीच में से होते हुए ले चलो, ठाकुर ने बताया। सूरज पोल गेट से सीधा। रात के 2 बज रहे हैं ठाकुर, अगर रास्ते में कहीं पुलिस ने रोक लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने कहा। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा, ठाकुर ने कहा। पहले तो मैंने गाड़ी की रफ्तार हल्की रखी, लेकिन पहाड़ी के दामन में उस नवाई इलाके से निकलकर मैंने रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन सूरज पोल गेट के करीब पुलिस की एक पार्टी ने हमारी गाड़ी रोक ली। कुछ फासले पर एक जीप भी खड़ी हुई थी। एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी के सामने से गुजरकर मेरी तरफ आ गया। मिला राम, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? पिछली सीट पर बैठे हुए ठाकुर बहारू सिंह ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर सवाल किया। सब इंस्पेक्टर मीला राम ने चौंक कर पीछे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। ठाकुर जी आप? वो बोला। शहर में तो कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु फोन पर इतला मिलत रही है कि उधर गोलियां चलत हैं। उसने पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। ठीक इतला मिली है मेला राम, ठाकुर ने कहा। कुछ यात्री स्नान घाटों पर और मंदिर में ठहरे हुए हैं, हम भी वहीं थे। डाकुओं ने हमला कर दिया। ये पंडित जी भी उनके हत्थे चढ़ गए थे, हम बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाए हैं। राम भली करे, बेला राम बड़बड़ाया। कोई मरन वारन का बात तो नहीं ना? नहीं, ठाकुर ने जवाब दिया। यात्रियों ने मुकाबला किया तो डाकू भाग गए, कोई नहीं मरा ना ही जख्मी हुआ है, सब ठीक है। पंडित ने कुछ कहना चाहा तो ठाकुर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल सका। ठीक है ठाकुर जी, सब इंस्पेक्टर मैला राम ने कहा। आप जाओ, राम बली करेगा। जय राम जी की। जी जय राम जी की। ठाकुर ने भी हाथ जोड़ दिए। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये खासी तवील सड़क थी, शहर का मरकजी और कारोबारी इलाका था। शहर के तमाम मशहूर बाजार इसी सड़क के दाएं बाएं थे। दिन के वक्त तो रात 10-11 बजे तक यहाँ खोए से खोआ चलता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा था। ताम बाज इलाके ऐसे थे जहाँ बाज रेस्टोरेंट खुले हुए थे और रात भर रौनक रहती थी। चांदपुल गेट से जरा आगे निकलकर ठाकुर की हदायत पर मैंने बाईं समत गाड़ी मोड़ ली। ये कांति चंदर मार का इलाका था। यहाँ लंबे सड़क कई की मंजिला इमारतें थी और इनके पीछे बंगले थे।
मैं ठाकुर की हिदायत पर गाड़ी मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा और बिलाकर एक बंगले के सामने रोक ली। ठाकुर ने नीचे उतरकर गेट की बेल बजा दी। गेट तीसरी मर्तबा घंटी बजाने के बाद ही खुला था। एक अधेड़ उम्र औरत थी। उसका जिस्म और चेहरे के नकूश बता रहे थे कि वो जवानी में बड़ी क़यामत किस्म की शह रही होगी। गेट खुलते ही मैं गाड़ी अंदर ले गया और पोर्च में खड़ी हुई कार के पीछे रोककर इंजन बंद कर दिया। ठाकुर ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। आइए पंडित जी, पधारिए। उसने पंडित को इशारा किया। पंडित हरिराम उस औरत की मौजूदगी में कार से उतरते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन ठाकुर ने आंखें दिखाई तो उसे उतरना ही पड़ा। उसने कुर्ते के दामन को आगे पीछे से इस तरह पकड़ लिया था कि आवाज से उड़कर उसे शेम ना करवा दे। हे भगवान! उस औरत ने पंडित की तरफ देखकर मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या हुआ पंडित जी? आपकी वो कहाँ गई धोती? पंडित का रंग सांवला था और शर्म के मारे और स्याह पड़ गया। शर्मा क्यों रहे हो पंडित जी? ठाकुर बोला। या तुम्हें इसी महिला के साथ रहना पड़ेगा, और भी बहुत सी आवेंगी, खिदमत करेंगी तुम्हारी और जी बहला रहेगा। हमका कोई धोती दे दो महाराज। पंडित ने ठाकुर के सामने हाथ जोड़ दिए। हमका नारियों के सामने इस तरह जलील मत करो। मंदिर में तो नारियों के साथ बहुत खुश रहते थे, यहाँ भी खुश रहोगे। ठाकुर ने उसे बाजू से पकड़कर आगे धकेल दिया। एक कमरे में ले जाकर ठाकुर ने उसे एक चादर लपेटने को दे दी और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। हमारे लिए चाय बनाओ भानुमती, ठाकुर ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। मैं इतने में अपने जख्म की ड्रेसिंग कर लूं। मुझे बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, मैं ड्रेसिंग करता हूँ, मैंने कहा। ठाकुर ने आवाज देकर भानुमती से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा लिया। ठाकुर एक सोफे पर बैठ चुका था। मैंने उसके सामने कालीन पर बैठकर उसकी पतलून का पाइंचा ऊपर उठा दिया। जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं था। गोली पिंडली के गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स में किसी ऐसे मौके के लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने पहले स्पीड से जख्म साफ की और फिर दवा लगाकर ड्रेसिंग कर दी। इसी दौरान में भानुमती चाय बनाकर ले आई। बाथरूम किस तरफ है? हाथ धोना चाहता हूँ, मैंने कहा। भानुमती मुझे एक कमरे में ले आई और बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। पहाड़ी ढुलान पर मिट्टी पर फिसलने और लुढ़कने से यूं तो मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त मैंने हाथ धोने पर ही इक्तफा किया और कमरे से निकलकर लाउंज में वापस आ गया। ठाकुर इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। तकरीबन 2 मिनट बाद मजीद बात करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। मैंने रूममती को इतला दे दिया कि हम लोग यहाँ हैं, वो परेशान ना हो, ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और चाय का कप उठा लिया। मैंने उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए दीवारगीर कलाब की तरफ देखा। 3 बज रहे थे। मैंने चाय का कप उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। मंदिर के तय खाने में कितने लोग थे? मैंने पूछा। 6-7 ही थे, ठाकुर ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। कोने में फर्श में खलात देखकर मैं समझ गया कि वो लोग तय खाने में हैं। मैं 2-3 सीढ़ियां उतर कर नीचे झांकने लगा। ये सब लोग तय खाने में थे और बलवंत सिंह भाषण दे रहा था। उसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ था। पंडितों को रूपमती और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा था। उसकी बातें ऐसी थी कि नायत ठंडे दिमाग का शख्स भी भड़क उठता। और फिर ये तो नायत कट्टर और मुतअस्सिब पंडित थे। बलवंत सिंह उन्हें सलाह दे रहा था कि कल रात सब मिलकर रूपमती की हवेली को आग लगा दी जाएगी और फिर बाद लोगों के घरों को भी जलाकर भुसम कर दिया जाएगा। 4-6 की लाशें भी गिरा दी जाएंगी तो ठीक रहेगा। बलवंत सिंह के कहने के मुताबिक एक मुसलमान ने ना सिर्फ एक हिंदू नारी को उसके धर्म से गुमराह किया है, बल्कि पवित्रता को भी नष्ट किया है। आज अगर उसको सजा ना दी गई तो दूसरे मुसलमान भी ऐसी हरकतें करने लगेंगे। हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। धर्म को बचाने के लिए इस युद्ध में शुरू ही में 4-6 लाशें गिरा दी जाएं ताकि आइंदा किसी मुसलमान को जुर्रत ना हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बलवंत सिंह ने उन पंडितों को मेरे और तुम्हारे खिलाफ खूब भड़का दिया था। वो पंडितों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि मुझ जैसे लोग भाईचारे की आड़ में उसका साथ देकर हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी ये बातें सुन रहा था कि ऊपर कमरे में आहट की आवाज सुनकर तेजी से ऊपर मुड़ गया। वो बारी बरकिम पंडित शायद पहले किसी और तरफ था जो इस तरफ आ गया था। उसने मुझे देखते ही मुझ पर छलांग लगा दी। बाहर से भी धींगा मुश्ती की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी उस पंडित की धींगा मुश्ती की आवाजें सुनकर तय खाने में मौजूद पंडित बाहर आ गए। उनमें बलवंत सिंह भी था। उसने गोली चला दी जो मेरी टांग को जख्मी करती हुई निकल गई। मुझे भी पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया। मैंने फायर किया तो बलवंत सिंह तय खाने में वापस दौड़ गया और 2 पंडित मुझसे लिपट गए। इसी दौरान में मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। अगर तुम बर वक्त ना पहुंच जाते तो शायद वो मुस्टंडे मुझे बेबस करने में कामयाब हो जाते। पंडित हरिराम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसके खामोश होने पर कहा, क्या उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए? कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस इन पंडितों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, ठाकुर ने कहा। इसके लिए मैंने एक और तरीका सोचा है और इसमें 2-4 रोज लगेंगे, मगर इसके बाद पंडित हरिराम और इसके चेलों की जबानें बंद हो जाएंगी। ठाकुर ने यह नहीं बताया कि उसने पंडित हरिराम की जबान बंद करने के लिए क्या तरीका सोचा है, और इस वक्त मैंने भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। 4 बज रहे थे। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। ठाकुर ने मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां बाथरूम में मैंने हाथ धोए थे। मैं आराम से बिस्तर पर गिरते ही नींद के आगोश में पहुंच गया था। इन पंडितों का मंसूबा वाकई बड़ा खौफनाक था और मेरा अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ कि इन्हें किसी और की आशीर्वाद हासिल थी।
वो शख्स जो ऊपर से मंदिर में रहकर इन मुतअस्सिब पंडितों को कवर कर रहा था, मैंने पहले बलवंत सिंह का नाम लिया था और ये बात भी साबित हो गई कि गुज़िश्ता रात वो ठाकुर बहादुर सिंह की गिरफ्त में आकर निकल गया था। पंडित हरिराम के कहने के मुताबिक बलवंत सिंह ने उसे 50,000 रुपए दिए थे और हंगामे शुरू कराने के बाद मजीद रकम देने का भी वादा किया था। बलवंत सिंह के हरामी होने में अब कोई शुबा नहीं रहा था। कई माह पहले गुलामों की मंडी में उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून बहुत ही गंदा है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित भी हो गई थी। उसके बाप ने भूषण सिंह के बाप को कत्ल करके धोखे से चित्तौड़गढ़ की गद्दी हासिल की थी। बाप की जिंदगी धोखे और फ्रेब में गुजरी थी तो बेटा किस तरह नेक हो सकता था। ये सारी बातें साबित करती थी कि उनका ताल्लुक राजपूतों की किसी अच्छी नस्ल से नहीं था। बलवंत सिंह की कमीनगी में कोई शुबा नहीं था और ये रूपमती की बदकिस्मती थी कि वो उस जैसे कमीने शख्स से दोस्ती कर बैठी थी जिसका खुमियाजा अब भी उसे भुगतना पड़ रहा था। वो रूपमती और मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं खोना चाहता था। पहले तेज सिंह और धर्मेश को हमारे खिलाफ भड़का दिया था। वो दोनों भाई अकलमंद होते उसकी बातों में आने की बजाय रूपमती से माफी मांग लेते और बात खत्म हो जाती। लेकिन बलवंत सिंह के बहकावे में वो आगे जो जोश इंतकाम में अपनी औकात भी भूल गए थे। उन्हें ये भी याद ना रहा कि उसी रूपमती ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। नौकर जब मालिक के सामने गर्दन तान कर खड़े हो जाएं तो उनका अंजाम बुरा ही होता है। इन दोनों भाइयों का अंजाम भी ऐसा ही हुआ था। बैद बलवंत सिंह के बहकावे में आकर वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और अब पंडित हरिराम और उनकी मकारी का निशाना बना हुआ था। अगले रोज सुबह ठाकुर ने मेरी मौजूदगी में पंडित हरिराम से पूछगछ की और उस वक्त हरिराम ने यह सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि उस रात क्लब की रकासा रेखा को भी बलवंत सिंह ही ने कत्ल किया था। उन लोगों को किसी तरह पता चल गया कि रेखा और बाज दूसरी लड़कियों को पुलिस कमिश्नर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाने वाला था। रामगढ़ झील वाले मंदिर के वाक़े के बाद तमाम लड़कियां रोपोश हो गई थी। अलबत्ता रेखा बलवंत सिंह के हाथ लग गई जिसे उसने जिबा कर डाला। पंडित जी, मैंने कहा, अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा किसी कमीने शख्स की दोस्ती कितनी खतरनाक होती है। कमीने आदमी की दोस्ती उस कोयले की तरह है जो दुख रहा हो तो हाथ जला देता है और बुझा हुआ हो तो हाथ काले कर देता है। और उस कमीने ने तुम्हारे हाथ तो क्या मुंह भी काला कर दिया है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, उस रात हम अपनी दोस्त की तलाश में तुम्हारे मंदिर में आए थे जिसे गणेश मंदिर से अगवा करके वहां ले जाया गया था। तुम्हारे मंदिर में हमारा एक पुराना दुश्मन भी छुपा हुआ था। वो जराइम पेशा आदमी है और कई बेगुनाहों का कातिल भी है। हमें देखते ही वो फरार हो गया। हमने अपनी दोस्त को बाजियाब तो करा लिया और तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई किए बगैर वापस आ गए थे। तुम लोग अगर खामोश रहते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन दारा और बलवंत सिंह ने तुम्हें बहका दिया और उनके बहकावे में आकर तुम लोगों ने आम लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की और हंगामे कर दिए। कल रात भी बलवंत सिंह तुम लोगों को भड़का रहा था, लेकिन तुम्हें क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई। मैं एक बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ पंडित हरिराम, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बलवंत सिंह को धर्म से कोई लगाव नहीं। वो महज इंतकाम लेने के लिए तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। दारा तो मुसलमान है। ऐसे लोग अपने नाम के साथ मजहब का ठप्पा लगाए फिरते हैं, जबकि हकीकत में इनका कोई मजहब नहीं होता। और तुम जानते हो दारा ने क्या मंसूबा बना रखा था? पंडित हरिराम कुछ बोलने की बजाय खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। खूबसूरत लौंडिया विलायती शराब, वो तुम्हें रास्ते से भटका रहा था, तुम्हें हीरोइन का आदी बना रहा था। उसका मंसूबा ये था कि तुम्हें इन चीजों में उलझाकर मौत के घाट उतार दिया जाए और वो इस मंदिर पर कब्जा कर ले। पंडित परशुराम, जिसका असल नाम मुरलीधर है, वो भी जराइम पेशा और दारा का साथी है। तुम उनके जाल में फंस गए थे। वो लोग तो भाग गए और तुम्हें सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया। पंडित हरिराम का चेहरा धुआं हो रहा था। वो रहम तलब नजरों से कभी मुझे और कभी ठाकुर की तरफ देख रहा था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ठाकुर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम अगरचे इस दलदल में गर्दन तक धंसे हुए हो, लेकिन हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम 2-4 दिन यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर तरह से तुम्हारी सेवा की जाएगी। लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। मारे को पुलिस के हाथ तो ना देवियोगे। पंडित हरिराम ने पहली मर्तबा जबान खोली। बिल्कुल नहीं, ठाकुर ने जवाब दिया। 2-4 दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा तो तुम्हें छोड़ देंगे, जहां मन चाहे चले जाना। हम पंडित वाले कमरे से बाहर आ गए और फिर उसके कुछ ही देर बाद बैदू ठाकुर की हवेली की तरफ रवाना हो गए और ठाकुर उसी बंगले में रह गया था। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। जबकि रूपमती सो रही थी। मुंदरी और शंकर हवेली की अकबी समत में थे। मुंदरी मोरों और हिरनों वगैरह के सामने दाना डाल रही थी और शंकर मुंदरी को दाना डालने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। राजकुमारी और जानकी देवी तो सो रही हैं, आपके लिए चाय बना दूं? हिम्मत सिंह जी, मुंदरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाई, अभी चाय का मूड नहीं हो रहा, मैंने जवाब दिया और अपने कमरे में आ गया। मैं बहुत थकन महसूस कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। 7 बजे के करीब जानकी ने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है, क़यामत आ गई है? मैंने झुंझला कर कहा। हाँ, क़यामत ही आ गई है, जानकी ने जवाब दिया।